हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनोमिक्स के लेक्चर नंबर 23 यानी कि टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। इसमें दोस्तों हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं इंडियन इकोनॉमी के सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में। और इसमें हम पहले चर्चा करते हैं उसके कंसेप्ट को लेकर के, जो भी इंडियन इकोनॉमी में हो सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो सकते हैं, उनके बारे में। और फिर उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 15-20 सालों में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके बारे में। यानी इससे पहले हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें मुद्रा बाजार में हम लोगों ने बात की थी आपके मुद्रा के बारे में, मुद्रा के विकास, मुद्रा के प्रकार के बारे में, मुद्रा की आपूर्ति के बारे में, मुद्रा प्रसार के बारे में, मुद्रा के गुणक के बारे में, इन सब चीजों पर चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारत में बैंकिंग विकास को लेकर के, भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली के बारे में। इसमें हम देखेंगे बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और बैंकों के कार्य के साथ साथ भारत में बैंकों का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ था, कब कब कौन कौन सा बैंक का गठन हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ, आज तक किस किस तरीके से हमारा बैंकिंग विकास हुआ है, उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ के साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 15-20 साल के क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना? आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग प्रणाली के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मुद्रा बाजार में आपकी दो चीजें होती हैं, बैंक और NBFC, नॉन बैंक। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को चर्चा की थी कि बैंक और नॉन बैंक के बीच में अंतर क्या होता है, NBFC क्या होते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी है तो वो पिछली क्लास को एक बार जरूर देख लें। ठीक है ना? लाइव की प्लेलिस्ट में या मेरी क्लास की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। इस हिंदी के चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी के मेरे जो सीरीज है टर्मोनॉमिक्स की, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, बैंकिंग प्रणाली के बारे में। बैंकिंग प्रणाली, देखिए बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे कैसे हुआ उसको तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि बैंक कार्य क्या क्या करते हैं। ठीक है ना? तो इसके हम कार्यों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। बेसिक कार्य तो हम जानते ही हैं। बैंक का मतलब होता है कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के कार्यों को संचालित करता है, वित्त से संबंधित लेन देन के। ठीक है ना? वित्त से संबंधित लेन देन के सभी प्रकार के कार्य करता है। यानी कि इसमें हम देखें तो वो आपके जमाएं स्वीकार करता है, जमाएं स्वीकार करता है। ठीक है ना? यानी कि आपका खाता खोलता है, आपके जमाओं को स्वीकार करता है, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, इसमें देखा जाए तो दूसरे नंबर पर क्या है, आपको ऋण देता है, ऋण उपलब्ध कराता है। आपको जमा करता है तो नेचुरल सी बात है आपको ऋण भी देता है। ठीक है ना? ये दूसरा है। तीसरा हम इसमें क्या कह सकते हैं, सोचिएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करता है, आपको चेकबुक जारी करता है, डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। ठीक है ना? आपको चेक बुक देता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट देता है। सोचिएगा, आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड देता है, एटीएम, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, डेबिट कार्ड भी देता है। और क्या करता है, आपको क्रेडिट कार्ड भी देता है, अग्रिम। ये सारी की सारी गतिविधि होती है आपके देने की होती है, चेकबुक जारी करता है। ठीक है ना?
इसका मतलब हो गया इसके अलावा कुछ कार्य और भी हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, इसके अलावा कार्य है। यह साख का सृजन करता है। साख बोले तो आपकी क्रेडिट, साख का सृजन करता है, सोचिएगा। ठीक, इसके अलावा यह विदेश व्यापार का वित्त पोषण करता है। अगर आप विदेश व्यापार करते हैं तो विदेश व्यापार के लिए भी वित्त प्रदान प्रदान करता है, वित्त प्रदान करता है। ठीक, और क्या करता है इसके अलावा? यह विशेष प्रकार से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, एजेंट या एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अब कहोगे ऐसे कैसे? बिल्कुल करता है, क्योंकि यह आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, किसी भी जगह पर आपकी फीस जमा करता है, आपका फाइन जमा करता है, तमाम तरह के आपके बहुत सारे फॉर्म बेचता है, सारे काम भी ये करते हैं। ठीक है ना? और इसके अलावा कुछ अन्य विकास या सामान्य कार्य भी करता है। सामान्य या कह सकते हैं विकास संबंधी कार्य भी करते हैं। ये सभी के सभी इसके कार्य हैं दोस्तों। ठीक है ना? इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कार्य आप लोगों को याद रखने हैं कि बैंक के ये काम होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी वो ये काम नहीं करती, लेकिन ये काम करती। ये नहीं करती, ये करती। ठीक है ना? विदेश व्यापार के लिए पैसा नहीं देती। ठीक है ना? ये काम कर सकती है। इस तरीके से उसके काम होते हैं। बेसिकली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है उसका मुख्य कार्य होता है ये ऋण देना और आपसे ब्याज वसूल करना, अपना बिजनेस, ये इसका काम हो। क्लियर हो गया? तो ये इसके कंसेप्ट। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत अब इसका विकास कार्य कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो उसको देखेंगे। तो विकास के बारे में हम जब बात करते हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे कैसे हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में। एक, 1947 से पहले भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। इसको हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, विकास का चरण, बैंकों के विकास का चरण कहते हैं। बैंकों के विकास का चरण कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, 1947 से लेकर के 1991 का समय जो है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीयकरण का चरण, क्योंकि इस पीरियड में सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि निजी बैंकों को सरकारी बैंक का में बदल दिया। चरण क्या? और जो तीसरा फेज है जिसमें बैंकों का विकास हुआ 1991 के पश्चात, इसे हम बैंकों के सुधार का चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधार का चरण कहते हैं, यानी कि रिफॉर्म पीरियड। तो ये 3 चीजें आप लोग प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। ये रहा, इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ और इनके नाम क्या है। यहां पर बैंकों का विकास हो रहा है, यहां पर राष्ट्रीयकरण हो रहा है, यहां पर सुधार हो रहा है। ये क्रमिक विकास है। ये एवरीबॉडी क्लियर हो गया? ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आप लोग, जो भी व्यक्ति 2025-2026 को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, 2025 और 2026 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हों, तो ध्यान रखिएगा बेटा, यूट्यूब पर हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से, समयबद्ध तरीके से सारे कोर्स को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं और हम बता भी रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। उस क्रम में अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं कि आप सफल हों, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के तीनों बैच लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है ना? आपका 23 तारीख से ये बैच लॉन्च हो गया है, सुबह 8 बजे। अभी केवल इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है।
हिंदी का बैच लॉन्च हो चुका है। इंग्लिश का 24 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, सुबह हो गया है, ठीक है ना। और इंग्लिश का 25 तारीख से यानी कल से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया कल, ये आज हो गया सुबह, और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। और इन सब की फीस 2025-26 यानी 2 साल का कंप्लीट कोर्स है ये, और 2-2.5 साल का, 2 साल से ज्यादा का है। और इसकी फीस मात्र दोस्तों 24,999 रुपए है। लेकिन ये तभी होगी जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को ध्यान रखने का, कई महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूं जिसकी आपको रियली में जरूरत है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आपकी तैयारी के सही क्रम की जरूरत है। सबसे पहले तो एक सही स्ट्रेटजी, सही फेजेस के साथ होनी चाहिए। तो हम इसमें आप लोगों को 4 चरण में पूरी तैयारी कराएंगे। नंबर 1, पहले 13 महीने का फाउंडेशन कोर्स, यानी जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा विद टेस्ट सीरीज, विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएंगे हम 6 महीने का आपका प्रारंभिक परीक्षा का SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, उस पर फोकस करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य रिजल्ट लेना है। तो 6 महीने अलग से उसको देंगे, फीस इतनी ही है, अलग से नहीं है। उस पर हम प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस भी कंप्लीट कराएंगे, साथ के साथ आपको क्या कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड रहेगी प्रैक्टिस के साथ। फीस अलग से नहीं होगी और कोर्स भी अलग से नहीं है। कोर्स पहले फाउंडेशन में हो चुका होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा की कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी बनती हैं, उनकी और प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तीसरी चीज, फिर हम कराएंगे इसी तरीके से 4 महीने का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, MIP, मेंस सक्सेस मींस SIM, ठीक है ना। उसको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, MRP कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि हम 4 महीने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद आपको दिल्ली बुलाएंगे अपने प्रेमाइस पर। यहाँ पर आपका रहने खाने की व्यवस्था पूरी हमारी होगी और सारे फैकल्टी आपके साथ दिन रात मेंस के आंसर राइटिंग, मेंस के टॉपिक के डिस्कशन के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। एडवांस लेवल पर आपको तैयारी कराई जाएगी जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद चौथे चरण में आपके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू सेशन कराया जाएगा जिसमें पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। कम से कम 4 महीने का प्रोग्राम होगा, नवंबर से लेकर के आपके तब तक का, जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक। तो जो फीस इतनी ही है, सोचना। एक तो ये, प्लस आपको इसमें क्या मिलेगा, जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मेंटर्स मिलेंगे आपको, समझिएगा। जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ में, कभी भी कर सकते हैं। प्लस हम लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अब सोचिए 2 साल के कोर्स के लिए 26-25 हजार रुपए फीस और इतने सारे डायमेंशन आपको मिलेंगे। क्या चाहिए यार। बात पैसे की नहीं है, बात एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ मिल करके पढ़ाई करने की है। और इसके अलावा अगर कोई आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरा कोड है, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है, इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का बार कोड है, इसके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरह कोई डाउट है और अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारा भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1947 से पहले क्या क्या हुआ। तो इसमें देखेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले बात करें तो आपका एक कंसेप्ट आता है, भारत का पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला बैंक खुला। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक। और ये बैंक सोचिए किसने खोला था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसको खोला था। ये भारत का पहला बैंक है, कोलकाता में खोला गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट देखेंगे तो इस समय आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक खुले थे, 1806, 1840 और 1843। सोचिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास।
सोचिएगा, ये तीनों क्या हैं? ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं। ये खोले गए प्रेसिडेंसी बैंक। सोचना, ये इनका काम हुआ। उसके बाद आ जाइए, अगला क्या हुआ? इसके बाद में 1865 1865 बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद खुला। ये सब मोस्टली विदेशी हैं। उसके बाद 1881, नोट कर लीजिए इसको, 1888 तो 81, इस समय खुला अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। और यह ध्यान रखिएगा, इसकी खास बात, यह किसी भारतीयों द्वारा स्थापित भारतीयों का पहला बैंक है, या कह सकते पहला भारतीय बैंक है। सोचिएगा, लेकिन इसकी खास बात क्या थी? यह सीमित देयता पर था, सीमित देयता पर आधारित पहला भारतीय बैंक है, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक। उसके बाद 1894 1894 में खुला आपका पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, और ये पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण देयता पर आधारित था। वो सीमित देयता पर था और यह पूर्ण देयता पर, यानी कि फुल लायबिलिटी। वो लिमिटेड लायबिलिटी पर और ये फुल लायबिलिटी पर। पहला बैंक ये हो गया, लेकिन फुल लायबिलिटी पर पहला ये हो गया। इस तरीके से आपका ये हुआ। क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे तो इसी में अगला देखिएगा, 1929 में, सोचिएगा, 1929 में एक कमेटी बनी थी, हिल्टन यंग कमेटी। 1929 में, ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमेटी बनी थी और हिल्टन यंग कमेटी ने एक सुझाव दिया था। सुझाव, और सुझाव दिया था, इन्होंने कहा था कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। किस लिए, क्यों होना चाहिए? बाजार में मुद्रा एवं साख के विनियमन के लिए। किसके लिए? मुद्रा एवं साख के विनियमन के लिए, एवं साख विनियमन के लिए। यानी कि बाजार में जो भी मनी एंड सप्लाई होती है, मनी एंड सप्लाई होती है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाए, मुद्रा की आपूर्ति होती है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाए, इसको जांच करने के लिए, इसको सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसी की सिफारिश पर दोस्तों ध्यान रखना, इसी सुझाव पर 1934 में एक एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट का गठन किया गया, आरबीआई एक्ट पास किया गया। और इसी से आपका, इसी एक्ट से बैंक बना 1935 में आरबीआई, आरबीआई का गठन हुआ, ये रहा 1935 में। और ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, यही आरबीआई 1949 में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इसी का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हो गया। पहला बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में सबसे पहले बना 1947 के बाद। क्लियर है? तो यह हुआ आपके 1947 से पहले की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां, वरना बैंक तो इससे पहले बहुत सारे बने हैं, ध्यान रखिएगा, काफी सारे बैंक बने हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन इसके बाद हुआ आपका दूसरा चरण, जिसे हम कहते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काल। ध्यान रखिएगा, यह है आपका राष्ट्रीयकरण का समय काल। इसमें कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्यों हुआ, बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके
बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में आरबीआई का। ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना है, नोट कर लीजिएगा। 1921 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, प्रेसिडेंसी जो बैंक थे, उनका विलय हो गया और विलय करने के बाद एक नया नाम मिला जिसे हम कहते हैं इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, ध्यान रखना। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में इसका क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया और नाम रख गया इसका एसबीआई। इसी को कहते हैं एसबीआई। ये रहा 1955, यही है वो। क्लियर हो गया। तो दूसरा हुआ एसबीआई और इसी के तहत ही ध्यान रखना तीसरा 1956 में एसबीआई एंड ग्रुप का गठन हुआ। ग्रुप बोले तो सहयोगी बैंक जो थे, इसके 7 सहयोगी बैंक थे, उनका गठन हुआ 1956। टोटल थे एसबीआई और 7 इसके सहयोगी बैंक थे, टोटल हो गए थे 8 बैंक। बाद में जाकर के मर्ज हो गए, अब तो एक ही है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसी को यहीं पर समझना चाहे तो समझ लीजिएगा। 2017 में क्या हुआ, सभी सहयोगी बैंक एसबीआई में क्या हो गए, विलय हो गए। अब केवल रह गया एसबीआई, बस इतना रह गया। ये हो गए दो तरीके से समझ लीजिएगा। मैं 1955 से पहले की बात कर रहा हूं, ये तो बाद में बता दिया है 56 में भी। ठीक है ना। अब बात आती है इसके बाद और कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर आ जाइए 1969 में, 1969 में इस समय 14 बैंकों का विलय हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, विलय नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। ध्यान रखना। और ये 14 बैंक कौन से थे, जिनकी जो नेटवर्थ जो थी आपकी कुल जमा पूंजी, ध्यान रखना, चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, उनकी की गई 14 बैंक। फिर हुए 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उनका हुआ जिनकी चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस तरीके से सोचिएगा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई को छोड़ दिया जाए तो आपके जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो कितने हो गए थे, 14 और 6 20 और एसबीआई 21 और 7 उसके सहयोगी। तो सोचिएगा आपके टोटल थे 28 राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। इस समय तक 28 हो गए थे 1980 तक। बात मेरी समझिएगा। लेकिन बाद में जाकर के 1993 में एक बैंक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, 1993 में एक बैंक है, इसी में से न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हो गया पीएनबी में। किसमें हो गया, पीएनबी में हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आपके, इसलिए टोटल अब कितने बैंक रह गए, अब रह गए 27 राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक रह गए। और सोचिए ये कब तक थे, सभी वाणिज्यिक बैंक आपके 2014 से पहले तक ये मौजूद थे। वर्तमान में ये केवल 12 रह गए हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में ये केवल 12 हैं, बाकी सब मर्ज कर दिए गए, सबका विलय हो गया है। वर्तमान में आपके केवल 12 वाणिज्यिक बैंक रह गए।
ओके, तो ये इस तरीके से आपका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब यहीं पर एक छोटी सी बात आती है कि हमने राष्ट्रीयकरण क्यों किया था और कैसे किया था? क्या जरूरत थी हमको राष्ट्रीयकरण करने की? सरकारी बैंक बनाने की हमें आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी इसकी? तो यहीं पर छोटा सा कंसेप्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण वह क्यों हुआ था? क्यों हुआ? उसके पीछे गिने चुने 2-3 कारण हैं। हम चाहते थे कि जो बैंकिंग प्रणाली है वो आम जनता तक पहुंचे। ठीक है ना? बस सिंपल सा कंसेप्ट। बैंकिंग प्रणाली को आम जनता तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना, अर्थात आम जनता की बचत को, जो लघु बचत हैं, लघु बचत को जमा करना या स्वीकार करना और उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। करा क्योंकि ये पहले निजी क्षेत्र के बैंक थे, तो जो पैसे वाले लोग हैं केवल उन्हीं के लिए काम करते, बस ये इसका मुख्य काम। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं वित्तीय समावेशन की नीति लागू करना, वित्तीय समावेशन की नीति को लागू करना, यानी कि वित्त व्यवस्था में आम जनता को, सभी को समा लेना, यह इसका काम था। अब बात आती है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसको कैसे किया गया ये जरूर देखिएगा। अगर ये नहीं जाने तो फिर समझ लीजिएगा राष्ट्रीयकरण समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, कैसे, तो यहीं पर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयकरण के जो तरीके हैं वो सबसे पहले तो हुआ कि बैंक की शाखाओं का विस्तार किया गया। बैंक शाखाओं का क्या किया गया? विस्तार किया गया। नेचुरल सी बात है, जब तक शाखाएं नहीं खुलेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। शाखाओं का विस्तार किया गया। ठीक। दूसरा, इसमें निजी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, आम जनता के लिए ऋण देने की क्या किया गया? एक उधारी निश्चित की गई। ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र उधारी। प्राथमिक क्षेत्र उधारी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, ये 40% निश्चित कर दिया गया। ये क्या है कि प्रत्येक बैंक को अपना 40% जो ऋण है, ये जहां जिस क्षेत्र में हम बताएंगे उस क्षेत्र को देना है, यानी किसानों को देना है, लघु उद्योगों को देना है, कुटीर उद्योगों को देना है, आम जनता को देना है। इसमें यही शामिल है, यानी कि इसमें यह निश्चित कर दिया गया कि भाई आप कृषि को दीजिए, लघु एवं कुटीर उद्योग को दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को दीजिए। इस तरीके से यह निश्चित कर दिया गया कि 40% आपको इन क्षेत्रों में देना है। पीएसएल इश्यू कहते हैं। अगर यह निश्चित ना किया गया होता तो कोई बैंक किसी आम आदमी को ऋण नहीं देता। यह आज भी है 40%। ठीक है ना? और क्या किया गया? चौथा काम किया गया, जोखिम पूंजी जो होती है, जोखिम पूंजी, बोले इसकी मात्रा बढ़ा दी गई, मात्रा में वृद्धि कर दी गई। जोखिम पूंजी क्या होती है? दो होती है, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और सांविधिक तरलता अनुपात, सीआरआर और एसएलआर। बोले इसको बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारा पैसा उधार नहीं दोगे, बल्कि कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा के चलोगे। यह कर दिया गया।
तो इस तरीके से ये राष्ट्रीयकरण इस तरीके से किया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? आम जनता को फायदा तो मिल गया, लेकिन बैंक डूब गए। इसका परिणाम क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, आम जनता को लाभ मिला, परिणाम पॉजिटिव तो ये रहा कि आम जनता को लाभ मिला, आम जनता लाभान्वित हुई। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? नेगेटिव इफेक्ट दोस्तों इसमें जो पड़ा वो बहुत खतरनाक है। वो ये पड़ा कि सोचिएगा, शाखाओं के विस्तार की वजह से इनके खर्च में वृद्धि हुई, इनकी बैंकों की गुणवत्ता कमजोर हुई, क्योंकि जब शाखाएं बढ़ जाएंगी तो इनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? तीसरा, खर्च में वृद्धि हुई, सबसे बड़ी चीज, इनका लाभ कम हुआ, बल्कि आपका घाटा बढ़ने लगा, क्योंकि उधार दे दिया। सोचिएगा, उधारी वापस नहीं आई, जो उधार दिया वापस नहीं आया, इसलिए इनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनीय संपत्तियां बढ़ने लगी, घाटा बढ़ने लगा, एनपीए बढ़ने लगा। सोचिएगा, और क्या होने लगा? बैंक की जो देनदारियां हैं, देनदारियां बढ़ने लगी, यानी कि बैंकों को अपना पैसा ज्यादा चुकाना है, लेकिन आ नहीं रहा। ठीक है ना? चौथा, हम कह सकते हैं इसी वजह से ब्याज दरें कैसी हो गई? ब्याज दरें ऊंची हो गई, और ऊंची हो गई तो आप समझ सकते हो कि बाजार में क्या हो जाएगी? महंगाई, क्योंकि महंगाई आपकी हो जाएगी, क्योंकि जब पैसा कम होगा तो नेचुरल सी बात है वो ब्याज ज्यादा वसूलेंगे। इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण की कमी पड़ गई, उत्पादन कम हो गया, महंगाई बढ़ने लगी, यह संकट खड़ा हो गया। इसी को कहते हैं 1991 का बैंकिंग संकट। यही है आपका बैंकिंग संकट। सोचिएगा, यह 1991 का बैंकिंग संकट था, और इसी के लिए क्या किया गया? आपका फिर बैंकिंग सुधार किया, इसी के लिए सुधार किया। तो अगला जो चरण है 1991 के पश्चात, वो यही है, इसी को कहते हैं बैंकिंग सुधार का चरण। सुधार का चरण, और सुधार के लिए सोचिए 1991 में क्या किया गया? ध्यान रखना, 1991 में सबसे पहले नरसिंहम कमेटी बनाई गई, नरसिंहम कमेटी फर्स्ट बनाई गई 1991। और इन्होंने जो, सोचिएगा, जो सुझाव दिए वो क्या कहा? इन्होंने कहा कि शाखा विस्तार रोक दे, शाखा विस्तार क्या करना है? आपको रोकना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोले रोकना है, बंद करिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण वगैरह को सबको क्या करिए? बंद कीजिए। यही सब हुआ। सोचना, और क्या और क्या किया गया इसमें? इसमें आपका और यह किया गया कि आपका जो सीआरआर एसएलआर है उसको कम किया जाए, यानी कि जो आपका पीएसएल है उसको कम किया जाए, सीआरआर और एसएलआर है इसको भी कम किया जाए, ये भी कम करिए। ठीक ना? और ऋण की वसूली के लिए क्या करना है? ऋण वसूली न्यायाधिकरण का गठन किया जाए, ऋण वसूली अधिकरण का गठन गठन किया जाए, ये सब काम करिए। तो ये उन्होंने सुझाव दिए, इनको लागू किया गया काफी हद तक 1991 के बाद में। फिर जब इनके लाभ मिले तो इसी के बाद में सोचिए 1998 में नरसिंहम कमेटी सेकंड का गठन किया गया, और इसमें उन्होंने जो सुझाव दिए वो भी देख लीजिए।
इन्होंने दूसरी कमेटी में क्या सुझाव दिए? बोले कि बैंकों का विलय किया जाए, इसीलिए बैंकों का अब जाकर के विलय होना शुरू हो गया, विलय किया जाए। बोले इससे क्या होगा, ज्यादा बैंक नहीं होंगे, कम बैंक होंगे, लेकिन अच्छे और बढ़िया शक्तिशाली बैंक होंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या किया जाए, इसमें जो निजी बैंक हैं, निजी बैंक प्लस जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको मंजूरी दी जाए। किस लिए? प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्या किया जाए, इसके लिए अलावा एक चीज और भी हो सकती है, बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाए, कंप्यूटरीकरण किया जाए, ठीक है ना। और क्या किया जाए, इसके अलावा जो आपका एनपीए होता है, एनपीए की जो समय सीमा है, समय सीमा 180 दिन से घटाकर 90 दिन की जाए। ये इनके प्रमुख सुझाव हैं। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी विकास की प्रक्रिया आई, बहुत सारी कमेटीज बनी, उनको हम लोग अलग से देखने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझिएगा, उनको हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे। भारत में आधुनिक समय में बैंकों का विकास और कौन कौन सी कमेटी, उनके प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं, उन सभी मुद्दों को अलग से चर्चा करें। अभी मैंने आपको बैंकिंग विकास की प्रक्रिया में आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ओके, तो ये है आपका कंसेप्ट। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं वो ये है कि यहां से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जरूर देखते हैं। पहले ध्यान रखिए, अब आ जाइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा। हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। बताइए कौन सा हो गया? सीमित देयता का बैंक है आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, ये रहा सीमित देयता का। और पूर्ण देयता का ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण देयता वाला बैंक है, और वो था आपका पीएनबी। कब बना था? 1896 में। याद आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कंसेप्ट है, ये कुछ दिन के बाद बंद भी हो गया था, लेकिन पढ़ने के लिए पहला ही है। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? 2010 का क्वेश्चन, कौन सा बैंक मर्ज हुआ था इसमें? ये भी मैंने बताया था 1993 में मर्ज हुआ। बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बताइए। अभी ध्यान रखिएगा, आपका इंडियन ओवरसीज बैंक भी चल रहा है, ओरिएंटल बैंक भी चल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया भी चल रहा है। केवल आंसर है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1993 में यह पीएनबी में क्या हो गया? मर्ज हो गया। ये रहा, पीएनबी में मर्ज हो गया। क्लियर है? ध्यान रखना, बाकी तीनों मौजूद हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सी एक घटना सबसे पहले घटित हुई? 2009 और 2016 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम और पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो सबसे पहले घटना कौन सी है? तो इसके एक आपको कंसेप्ट के साथ में डेट याद होनी चाहिए। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में, एलआईसी का। ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में, बैंक का नियंत्रण का अधिनियम 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, और पीएनबी की अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। तो बताइए आंसर कौन सा हो गया? आंसर ये रहा, 1949। क्लियर है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो यानी सभी बैंक इसी अधिनियम के माध्यम से संचालित होते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के आधार पर विन्यास करें। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा कब हुआ था? 1969 में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा?
एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में। अब सही कोड बता दीजिए कौन सा है? 3241 2341 3421 4321। बताइए आंसर कौन सा हो गया? आंसर ए। क्लियर है? इस तरीके से मैं सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, बस आपको रिवाइज करना है इन्हीं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही क्रम सुनिश्चित कीजिए। देखिए मोस्टली बैंक तो 1947 से पहले गठित हो चुके थे, लेकिन कुछ बैंक जो है 1947 के बाद भी गठित हुए थे, जिस समय सुधार का काल चल रहा था उस समय भी। ठीक है ना? अगर इसमें देखा जाए तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, ये गठित हुए थे 1975 में। अग्रणी बैंक योजना, ये आपकी लीड बैंक स्कीम कहते हैं इसको, ये हुई थी आपकी 1969 में, लीड बैंक स्कीम। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास का बैंक है, इसका गठन हुआ था 1982 में। और भारतीय स्टेट बैंक, इसका गठन कब हुआ था? 1955 में। अब इसका सही क्रम आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4, उसके बाद 2, फिर 1 और फिर 3। 4 2 1 3। सोचिएगा आंसर यही है? यस, ये रहा। इनको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 2017 में क्वेश्चन पूछेगा, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में। ये तो आप बता ही देंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट टाइप करिए, जल्द से जल्द टाइप करिए, आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर 1955 है कि नहीं? अब भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। उपरोक्त में से किसे वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है? यानी कि वित्तीय समावेशन यानी आम जनता को वित्त प्रणाली में जोड़ने के लिए कौन से कदम को माना जा सकता है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, उपरोक्त सभी। बताइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस लिए हुआ था? वित्तीय समावेशन के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गांव में रीजनल बैंक गठन किस लिए किए जा रहे थे? इसीलिए। और बैंक की शाखाएं कुछ कुछ गांवों को अपना गोद ले लेती हैं, जो अपने आप से क्या करती हैं? उनका विकास करने की कोशिश करती हैं। तो यह भी वित्तीय समावेशन की ही प्रक्रिया है। आंसर हो गया आपका डी। बिल्कुल सभी आंसर सही। ठीक है ना? और ये आज की यहां पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपके आरबीआई, बैंकिंग प्रणाली और अन्य चीजों को, बैंकों के प्रकार को लेकर के हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। बस इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। बस ढंग से पढ़िए, सफल बनिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।